हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज रहेगा लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों कल हमने प्रकाश का अपवर्तन सीखा था, तो उसी क्रम में एक दो बातें मुझे और बतानी है। ये वाला टॉपिक थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। वैसे आज के लेक्चर का हमारा जो मूल टॉपिक है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बच्चों। पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे आगे समझने में आसानी हो। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कल हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। ठीक है, जैसे कोई एक तिर्यक प्रकाश की किरण में लेकर के आया, तो अगर माध्यम नहीं बदलता, ये माध्यम है पहला यानी मीडियम फर्स्ट, और ये दूसरा माध्यम यानी मीडियम सेकंड। इस आपतन बिंदु पर मैंने ये अभिलंब खींच दिया। अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये किरण सीधी इस मार्ग पर चली जाती। ठीक है बच्चों, अब देखें, हमने एक बात बताई थी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाते ही वो प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, डाइवर्जन हो जाता है, उसका भटक जाती है अपने रास्ते से, उसका रास्ता बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हमने क्या कहा था? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो मार्ग से कैसे भटकती है, उसका रास्ता कैसे बदल जाता है? या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसा कब होगा बच्चों? जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और इधर को भी हट सकती है। ऐसा कब होगा? जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बात हम कल सीख चुके हैं, तो मैंने दोनों बातें एक ही चित्र में बता दी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बच्चों के, मतलब एक किरण दो टुकड़ों में ऐसे करके नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं कि अभिलंब से दूर भी हटी है, पास भी आई है। ये अलग अलग कंडीशंस के फिगर हैं। अब मैं केवल एक ही रहने देता हूँ। मान लो ये डेंसर टू रेयर जा रही है, जैसे भी जा रही हो, मतलब रास्ता बदल गया उसका। इसी घटना को हमने क्या कहा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हमने एक स्नेल्स लॉ पढ़ा था, उसकी मैं आज और चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ऑप्टिक्स में इसका बहुत उपयोग होगा, इसलिए आज मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। मान लो इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इसका n2 है, तो स्नेल्स लॉ क्या था कि आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण, और ये अभिलंब से ये जो अपवर्तित किरण का जो कोण बना वो अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण की ज्या दैट इज साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या दैट इज साइन आर। इनका अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हमने 1:2 से लिखा था बच्चों। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और इसको हमने आगे इस तरीके से डिफाइन कर दिया था n2/n1। ये स्नेल्स लॉ था बच्चों। इसी को थोड़ा और डिटेल में आगे चलते हैं लेके। अब हम एक बात बताना चाहेंगे कि हमने ये कहा था बच्चों कि प्रकाश की किरण उस पर तिर्यक आपतित होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तिरछी आनी चाहिए? सीधी आती तो क्या होता? अब बच्चों उस काम को भी देखते हैं जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। अगर यही किरण ऐसे तिरछी ना आकर सीधी आती, जैसे यहाँ बनाता हूँ, देखो ये आपतन बिंदु है और ये प्रकाश की किरण आई, और यहाँ मैं अभिलंब खींचूंगा, वो भी यही होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम पहला माध्यम, और ये मीडियम सेकंड है। ठीक है बच्चों, दूसरे मीडियम को मैं ऐसे कर देता हूँ, अंतर रहे दोनों मीडियम में। ऐसे यहाँ ये दूसरा मीडियम है, ये पहला मीडियम है। तो जब लंबवत अभिलंबवत आपतित होती तो इस समय बच्चों ये आपतित किरण अभिलंब से 0 का कोण बना रही है, तो आई कितना हो जाता? 0।
तो इससे देखिए क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, साइन 0 बटे साइन r बराबर 1n2। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होगी, तो 0 बराबर 1n2 इंटू साइन r। तो साइन r बराबर कितना आ गया, 0। तो ये कब संभव है, जब r 0। इसका मतलब अपवर्तन कोण भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये किरण सीधी चली जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, यहां अपवर्तन होगा ही नहीं, प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। मतलब अपवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वेग नहीं बदलेगा। यहां क्या होगा, यहां मुड़ गई थी लेकिन यहां बिना मुड़े पार निकल गई, लेकिन दूसरे माध्यम में जाते ही वेग तो बदलेगा बच्चों। पहले माध्यम में वेग अलग होगा, दूसरे माध्यम में जाते ही उसका जो वेग है वो बदल जाएगा, लेकिन रास्ते से नहीं भटकेगी, क्योंकि सीधी चल रही थी, अभिलंब आई थी। तो बच्चों सीधे चलेंगे हम, ठीक ठाक चलेंगे तो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमें एक सीधे मार्ग पर चलना चाहिए। मेरी बात का इशारा आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिजिक्स से हट के बात की थी, लेकिन अब फिर फिजिक्स पर आते हैं। तो जब अभिलंबवत गिरेगी उस तल पर, जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो इंटरफेस है, जो तल है, उस पर जब लंबवत गिरेगी तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होगी। इसलिए मैंने आज ये बात बताना जरूरी समझा इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। कुछ और भी सीखते हैं इसमें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अभी मैंने इसको हटाया नहीं बच्चों, क्योंकि इसी के आगे और चीज़ समझाते हैं कि जैसे ये स्नेल्स लॉ है, अभी इस टॉपिक पर ध्यान मत देना, ये अलग बात है बच्चों। हम अभी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। इस स्नेल्स लॉ को और व्यापक करते हैं और जनरलाइज करते हैं। तो आपने कल पढ़ा था कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है n बराबर होता है, क्या बताया था बच्चों, C/V। C क्या था, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें वो प्रकाश किरण चल रही है। तो इससे बच्चों n1 कितना आएगा, C/V1, और n2 कितना आएगा, C/V2। ये वैल्यूज़ मैं इसमें रखता हूँ तो क्या मिलेगा, साइन I/साइन R बराबर 1n2 बराबर n2/n1, यानी C/V2/C/V1। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, साइन I/साइन R बराबर 1n2 बराबर V1 चला गया ऊपर और V2 आ गया नीचे। तो ये सूत्र और जनरलाइज हो गया। और आगे लिखना चाहें तो बराबर n2/n1 तो था ही, n2/n1। तो ये और ज़्यादा व्यापक कर दिया हमने, इससे भी ज़्यादा व्यापक कर सकते हैं इस नियम को। देखो इतना हो गया व्यापक, हमें वेग के पदों में भी स्नेल्स लॉ मिल गया। अब देखें बच्चों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब मैंने परावर्तन पढ़ाया था तब मैंने एक बात बताई थी कि जब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो केवल हम इस किरण को देख रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तीनों क्रियाएं हो सकती हैं। कौन सी, प्रकाश ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित भी हो सकता है, कुछ भाग इससे अवशोषित भी हो सकता है, और शेष भाग अपवर्तित हो सकता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ 3 घटनाएं हुई। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश ऊर्जा में जो अपवर्तित किरण है उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, यानी तीव्रता यहाँ प्रकाश की कम होगी। तो अपवर्तन की घटना में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। अपवर्तन की घटना में क्या क्या बदल जाएगा अपवर्तन के बाद, वेग चेंज हो जाएगा, प्रकाश किरण का वेग बदलेगा दूसरे माध्यम में जाते ही, तीव्रता बदल जाएगी, तीव्रता भी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। परंतु
आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नो चेंज, आवृत्ति नहीं बदलेगी और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। यहाँ लिख दूँ बच्चों, यहाँ तक आ रहा है स्क्रीन पर कि नहीं, मैं देख लूँ। यहीं तक आ रहा है बच्चों, ऊपर नहीं आएगा। अब मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। इसी की नीचे की बात है जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, वो यहाँ लिख देता हूँ। तरंग दैर्ध्य, जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बट देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाते ही उसका वेग बदलेगा, उसकी वेवलेंथ बदलेगी यानी तरंग दैर्ध्य बदलेगी, उसकी तीव्रता बदलेगी, उसकी दिशा भी बदलेगी, परंतु सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो नहीं बदलेगी, वो है आवृत्ति। आवृत्ति बच्चों इस किरण की नहीं बदलेगी, उस प्रकाश किरण की आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये मेन पॉइंट है, इसको गांठ बांध लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। तो अब इसी फॉर्मूले को मैं वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ध्यान से अभी सुनते रहिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। अगर बच्चों मैं ये सब बातें कल के लेक्चर में ही पढ़ाता तो आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए शेष बातें मुझे यहाँ आज बतानी पड़ रही हैं बच्चों। तो अब हम इस स्नेल्स के नियम को और व्यापक करने जा रहे हैं और जनरलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था केवल साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1, और आज हम वेग के पदों में भी ले आए और आज ही तरंग दैर्ध्य के पदों में भी इसको लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें, आपने 9th 10th स्तर पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आवृत्ति और वेग में किसी तरंग का, आवृत्ति किसी तरंग की आवृत्ति और उसके वेग में जो संबंध होता है v बराबर, आपने n लैम्बडा पढ़ा था बच्चों। अब यहाँ हम n जो यूज़ कर रहे हैं वो अपवर्तनांक के लिए यूज़ कर रहे हैं, n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ जो n है वो है आवृत्ति। तो दोनों चीज़ें कंफ्यूज पैदा कर सकती हैं, इसलिए आवृत्ति को अब मैं इस सूत्र में n की जगह न्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। v इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, यह है न्यू। v इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा करूँ बच्चों तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि माध्यम कोई भी हो लेकिन आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो पहले माध्यम में भी आवृत्ति न्यू रहेगी लेकिन वेवलेंथ लैम्बडा 1 थी, अलग होगी। दूसरे माध्यम में जाते ही वेवलेंथ बदलेगी, आवृत्ति वही रहेगी न्यू, और वेवलेंथ हो गई लैम्बडा 2। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ रखूँ बच्चों तो क्या मिल जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर b1 बटे v2 बराबर b1 की जगह न्यू लैम्बडा 1 और इसकी जगह न्यू लैम्बडा 2। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया। तो अब सूत्र देखें और जनरलाइज हो गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर b1 बटे v2 बराबर लैम्बडा 1 बटे लैम्बडा 2। क्लियर? तो ये आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आगे हमने कंटिन्यू किया था, उसका और विस्तृत रूप आज हमने पढ़ा। अब हम चलेंगे आज के मूल टॉपिक पर, जो कि हेडिंग बहुत देर से इंतजार कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों पहले। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो आज का मूल टॉपिक है आज के लेक्चर नंबर 8 का, वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इसका क्या अर्थ है ये समझना है।
देखो बच्चों, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि जैसे ये है माध्यम 1, दैट इज मीडियम 1, एक माध्यम है कोई ये जिसका अपवर्तनांक है n1, और ये माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक है n2। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है इस हेडिंग का, क्या हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ लें कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से तिर्यक आपतित होती है किसी दूसरे माध्यम के इंटरफेस पर, सतह पर, जहाँ से दूसरा माध्यम स्टार्ट हो गया, इस माध्यम को मैं अलग कर देता हूँ। ये दूसरा माध्यम है बच्चों, ये माध्यम अलग है, ये एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे सर ये माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब जैसे प्रकाश की किरण वायु में चल रही है, एक माध्यम, वायु से चलती हुई पानी में प्रवेश कर गई तो दूसरा माध्यम, पानी से निकल के कांच में प्रवेश कर गई तो अलग माध्यम, तो ये माध्यम होते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, अभिलंब गिराएंगे तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब मैं चाहे इधर विचलित कर लूँ, चाहे इधर विचलित कर लूँ, किधर भी विचलित कर सकता हूँ। वो किस पर डिपेंड करेगा कि पहला माध्यम कैसा है और दूसरा माध्यम कैसा है। मान लेता हूँ ये सघन, ये कब हटेगी? जब ये सघन है और विरल में आ रही है। ठीक है, अब मैंने सघन ऊपर बनाया है बच्चों, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं ऐसा ऊपर बना देता हूं जिससे देखने में लगे कि ये सघन माध्यम है। कैसा भी कहीं ले सकते हैं। तो अब मैंने प्रकाश की किरण जब उधर अभिलंब से हटा दी है तो नीचे के माध्यम को विरल बना लेता हूं। ठीक है, इधर को भी झुका सकता था। दोनों बातों पर ये बात अप्लाई होगी बच्चों, चाहे सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये दोनों ही स्थितियों में अप्लाई होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब प्रकाश की किरण, ये आपतन कोण, तिर्यक आपतित हुई, अपवर्तित होकर अपने मार्ग से हट गई, अगर मैं इस किरण को यहाँ से न प्रवेश करा के इधर से प्रवेश कराता तो वो इधर ही इसी मार्ग पर वापस लौट जाती। रिवर्स में भी यही मार्ग रहेगा इसका। जैसे किरण अगर, जैसे मैं यहाँ पर एक लंबवत इसके दर्पण रख दूं, लंबवत आपतन हुआ तो प्रकाश की किरण उसी दिशा में लौटेगी। तो जब यहाँ से जाएगी तो इसी रास्ते से निकलेगी। यही रिवर्सिबिलिटी है कि रिवर्स कर देगी अपने मार्ग को। ये नहीं कि जब यहाँ से गई तो किसी दूसरे रास्ते पर चली जाए, उसी रास्ते पर बैक हो जाएगी जिस रास्ते से आई थी। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बात समझ गए होंगे बच्चों कि किरण आई, जिस रास्ते पर अपवर्तित हुई उसी रास्ते से अगर वापस भेजें तो पहले माध्यम में उसी रास्ते पर निकलेगी जहाँ से वो आपतित हुई थी। तो इस सिद्धांत से हम अपवर्तनांकों में एक संबंध निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। वो रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, उसको समझना। अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, कब? जब किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी मीडियम 1 से जा रही है मीडियम 2 में, तब स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। यही तो होगा बच्चों। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें, अब ये किरण रिवर्स हो रही है। हाँ, आर यहाँ पर ये है बच्चों, ये लिखना भूल गए। तो जब इधर से इस माध्यम में जाएगी तो ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। जब मीडियम 2 से रिवर्स होकर मीडियम 1 में वापस आ रही है तो क्या होगा बच्चों? अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अब इधर से, अब ध्यान रखना, अब यहाँ से आपतन हो रहा है, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, तो आपतन कोण ये होगा। तो साइन आर बटे साइन आई लेंगे बच्चों, साइन आर बटे साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? 2n1, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। इन दोनों समीकरणों का गुणा अगर मैं कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों? ये साइड पहले लिख लेता हूं, 1n2 इंटू 2n1 बराबर
साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे बराबर आ गया 1। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिला कि 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू 1 है। इंटरेस्टिंग रिलेशन, कितना अच्छा संबंध हमें मिल गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 2n1 बराबर होता है 1/1n2। अगर हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा, रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कितना अच्छा रिलेशन मिला। कहने का अर्थ ये है, अब मान लीजिए ये एयर होता और ये गिलास होता, या ये गिलास होता और ये एयर होती, दो माध्यम। अब मैं नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका अपवर्तनांक में क्या लिखता 2n1, यानी हम ये लिख सकते थे कि GNA बराबर 1/ANG, ठीक है, या ANG बराबर 1/GNA। अगर इनको इंटरचेंज करोगे तो व्युत्क्रमानुपात करना पड़ेगा, उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। ये रिलेशन समझ में आया, कितना अच्छा रिलेशन है बच्चों। तो ये दो माध्यमों के लिए हमने अपवर्तनांक एक दूसरे के सापेक्ष निकाल के उन दोनों में संबंध निकाल लिया। अब बच्चों दो से ज़्यादा भी माध्यम हो सकते हैं, उससे और एक अच्छा रिलेशन निकलेगा। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अभी हमने दो माध्यम लिए थे, अब हम विभिन्न माध्यमों को लेते हैं। जैसे 3 माध्यम ले लें, तो अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न समांतर, लेकिन माध्यम आपस में कैसे होने चाहिए, समांतर। विभिन्न समांतर माध्यमों से अपवर्तन, इससे भी एक बहुत अच्छा रिलेशन निकालेंगे। विभिन्न समांतर माध्यमों से अपवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है। ये बच्चों लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई। ये समांतर हैं। तो अब जैसे मैं सुविधा के लिए माध्यमों के नाम लिख देता हूं बच्चों, आपको बड़ा दिक्कत होती होगी कि माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3 लिख देते हैं। ये मीडियम 1 है, इस माध्यम को मैं एयर लेके चलता हूं। एयर है यानी यहाँ वायु है, पहला माध्यम हो गया बच्चों। ये वाटर है, ठीक, यानी जल हो गया। तीसरा माध्यम कांच ले लिया मैंने, गिलास। फिर ये उसी माध्यम में वापस आ गए, यानी ये 2 माध्यम मैंने लिए, तीसरा माध्यम एयर, फिर एयर में आ गए। यानी हवा में हमने एक जल की सतह ली है, उसके नीचे कांच की सतह ली है, फिर हवा है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है उसको समझें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तिर्यक किरण आपतित हुई, ये कोण कितना है I। ये विरल माध्यम हो गया ये। हाँ बच्चों, अब इनको मैं, जैसे ये वाटर है, चलो मैं बाद में बना दूंगा। तो देखें ये अपने इस रास्ते पर जाती अगर माध्यम नहीं बदलता, तो ये विरल हो गया। एयर और वाटर के लिए देखें तो वाटर सघन और एयर विरल, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर आएगी बच्चों। तो ये इधर को आ गई, ओके, यहाँ तक उसी माध्यम में चल रही है, सीधी चलेगी। ये मान लिया मैंने R1, अपवर्तन कोण मान लिया R1 मान लिया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बना देता हूँ, जैसे ये वाटर है तो यहाँ ऐसे बना लो। चित्र सुंदर लगेगा, स्थिति भी आपको क्लियर रहेगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ सतह यानी माध्यम बदल गया, यहाँ वाटर था, यहाँ से गिलास शुरू हो गया, ये इंटरफेस इन दोनों का है।
तो यहाँ अविलंब खींचेंगे तो देखें ये एकांतर कोण हुए, ये भी कितना होगा R1। ठीक, माध्यम नहीं बदलता तो ये किरण ऐसे जाती सीधी। लेकिन वाटर और गिलास को देखेंगे, हाँ बच्चों अब ये गिलास है तो इसको ऐसे बना देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये गिलास हो गया। तो ये विरल हुआ, ये सघन हुआ, फिर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर ही हटेगी। तो ये अविलंब है तो और नज़दीक आ गई। ये कोण हो गया R2। यहाँ फिर माध्यम बदला, यहाँ अविलंब खींच दिया मैंने। तो बच्चों ये कोण कितना हो गया, ये वाला भी इसी के बराबर होगा। ये कोण कितना है R2। ठीक, अब देखें एयर से प्रवेश की थी, एयर में ही निकल रही है तो उसी कोण पर निकलेगी जिस कोण में वो प्रवेश की थी। तो अब सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से तो दूर हटनी ही है। तो अब कितनी हटेगी, वैसे ये ऐसे आती सीधी, लेकिन अब उसी कोण पर दूर हटेगी जिस कोण पर आपतित हुई थी। ये लौट के आ गया आई, क्योंकि जिस माध्यम से चले थे उसी माध्यम में वापस आ गए। तो ये पहला इंटरफेस है, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली पहली सतह है, सतह 1, और ये सतह 2, और ये सतह 3। या बिंदु डाल दूं, बिंदु A, B और C। तो एट पॉइंट A यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। एट पॉइंट ए बिंदु पर जो अपवर्तन हुआ है वहां स्नेल्स का नियम लगाइए तो क्या मिलेगा बच्चों, साइन I बटे साइन R1। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आनंद की अनुभूति आपको होगी, बहुत आनंद आएगा इसमें। तो साइन I बटे साइन R बराबर, जैसे 1 and 2 करते थे तो यहाँ क्या करेंगे, A and W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी स्नेल्स लॉ को लगाते हैं एट पॉइंट B। तो क्या मिलेगा, बी पॉइंट पर देखिए आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण हो गया R2। अगर हम केवल इस अपवर्तन को देख रहे हैं जो यहाँ हुआ है, तो आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2 बराबर कहाँ से कहाँ जा रही है, W टू G, वाटर टू गिलास, WNG, WNG। इक्वेशन नंबर सेकंड। एट पॉइंट C पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाइए। यहाँ गिलास टू एयर, आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण I, तो साइन R2। देखो ऊपर वो लेते हैं जहाँ से किरण प्रवेश की है, हाँ बच्चों यहाँ मार्ग रह गया इसके दिखाने का, और जहाँ निकली है वो नीचे रखते हैं। तो साइन R2 बटे साइन I बराबर गिलास टू एयर GNA। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इन तीनों समीकरणों का मल्टीप्लाई करता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं थोड़ी जगह बनाऊंगा बच्चों, यहाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतनी जगह मैं कर लेता हूँ, इन्हें हटा देता हूँ, ये तो ध्यान रहेगा आपको। ये समीकरण थी, मैंने यहाँ एक जगह बना ली। इन तीनों समीकरणों का गुणा कर रहा हूँ बच्चों। ये साइड पहले लिख लेता हूँ, ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर साइन I बटे साइन R1 इंटू, जगह कर लूँ बच्चों यहाँ, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, वो मामला बिगड़ सकता है।
जगह कम पड़ गई बच्चों, अब और बिगाड़ नहीं सकते, या और पास लिख लूँ इसको। बराबर यहाँ कर लेता हूँ, सबसे अच्छी बात, बराबर साइन आई बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन R2। देखिए यही है साइन R1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन आई। देखें साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल, 1 बचा, यानी ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो WNG बराबर कितना आ गया, 1 बटे ANW इंटू GNA। और बच्चों अभी मैंने रिवर्सिबिलिटी वाला नियम पढ़ाया था, तो 1/GNA को अगर GNA ऊपर ले जाऊंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ANG हो जाएगा। तो क्या रिलेशन मिला बच्चों, WNG बराबर ANG बटे ANW। तो ये रिलेशन आपको मिला, यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है तो किसी एक माध्यम के रेस्पेक्ट में बाद वाले का, यानी गिलास का एयर के रेस्पेक्ट में अपॉन वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमें ये पता है तो हम एक दूसरे माध्यम का तीसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एयर, वाटर और गिलास और एयर लिखा था, तो अगर मैं इस माध्यम को 1 कर लूँ, इसको 2 कर लूँ, इसको 3 कर लूँ, ये लौट के 1 आ गया, तो इसी एक्सप्रेशन को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो 1 and 2 इंटू 2 and 3, ये जनरलाइज कर दिया मैंने, इंटू 3 and 1 बराबर 1। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 बराबर 1। ओके, बात समझ में आ गई होगी, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने लाइट रेस की रिवर्सिबिलिटी का नियम पढ़ लिया है और विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों में जो रिलेशन है वो भी पढ़ लिया है, और उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज यहीं विराम, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, चैनल पर बने रहिए, और बच्चों अगर लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।